हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारा साइंस का क्लास 10th के साइंस का पहले चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो आने वाला है। तो ये जो हमारा वीडियो है वह पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th की साइंस का है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम पहले वाले में क्या पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन में जैसा कि आप लोगों के डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि रिएक्शन है क्या, तो रस्ट ऑफ आयरन, जैसा कि हम कह सकते हैं कि अगर आयरन की रस्टिंग हो रही है, रस्ट ऑफ आयरन हो रहा है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे हमने कहा डाइजेशन ऑफ द फूड, ये भी क्या है हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो डाइजेशन ऑफ द फूड या रस्ट ऑफ आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आसपास कोई भी होता है, कोई भी चीज़ें अगर मान लो सड़ी गली चीज़ें जो होती हैं उससे जो गैस एफर्वेसेंस होती है, जैसे आपका CH4 हो गया, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास हमारे डेली लाइफ में भी होता है। हम केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब केमिकल रिएक्शन के बाद हम देखते हैं कि उसी रिएक्शन को हम कैसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं उसका कुछ रूल्स होते हैं। आज हम रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है वर्ड प्रॉब्लम, जैसे वर्ड इक्वेशन होता है। वर्ड इक्वेशन करने का मतलब क्या है कि जब मान लिया कि एक हमारे पास एग्जांपल है जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। इसी को हम अगर उसके सिंबल के फॉर्म में लिख दें, उसके स्टेट के फॉर्म में लिख दें, सिंबल एंड स्टेट के फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि वह हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन कहना कि केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा यह LHS में दिख रहा है, हम इसी तरह से लिखेंगे और उसके सिंबल के फॉर्म में। तो हमने देखा कि यहाँ LHS है और ये पूरा का पूरा क्या है, RHS है। तो LHS में जो होगा, जितने भी LHS में होंगे, LHS में जो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच कंपोनेंट इज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, देन दिस इज कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। तो हम जो LHS में देख रहे हैं, LHS वाले को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को ही रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स कहेंगे, रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो इधर प्रोड्यूस होता है, मतलब एरो किस लिए लगाया, एरो इसलिए लगा है कि जो ये दोनों के दोनों अगर रिएक्शन करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट जो बनता है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक एरो, जैसे मान लो इक्वल टू, जैसे आप देखते हो कि 5 + 4 इक्वल टू कितना, इसका रिजल्ट कितना आता है, 9। उसी तरह से आपका क्या है कि जिंक और प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड अगर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट प्लस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो हमने कहा कि जो LHS में होता है वह रिएक्टेंट्स होता है, और जो हमारा ये RHS में है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है आपके, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब हिंदी में इसे हम अभिकारक क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। हिंदी में इसको हम अभिकारक, और इसको हम कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे, अभिकारक और उत्पाद कहेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसके जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो LHS में होता है वह रिएक्टेंट्स है, और जो उसके बाद प्रोड्यूस होता है आफ्टर द रिएक्शन, तो उससे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम इसी को हम क्या करते हैं, इसके सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जो जिंक होता है, जिंक ग्रेनुअल्स, वो क्या है, Zn है। क्या है, Zn है। और ये किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। और प्लस में यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये होता है H2SO4। एसिड बेस वाले चैप्टर में आप लोगों को ये बताया जाएगा, और इसके पहले आप पढ़ चुके हो कि इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप 9th क्लास में ये पढ़े हो कि किस तरह से हम किसी कंपाउंड का IPAC सिस्टम के अंतर्गत नाम कैसे हम उसका लिखते हैं। तो नाम लिखने का जो तरीका है, नाम हम कैसे लिखेंगे, SO4 है आयन से, तो सल्फेट होता है, तो इस तरह से इसका हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन इसका जो व्यवहारिक नाम है, कॉमन नेम है, वो क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और ये क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है। तो जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 और प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस हो गया। तो यहाँ पे ZnSO4 ये H2 गैस के फॉर्म में हो गया, और H2 गैस ये लिक्विड के फॉर्म में होगा,
और ये आपका कौन से फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा जिंक और प्लस में H2SO4 और ये क्या होंगे कि हमारे यहाँ पर जिंक और H2SO4 ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों जो हैं वह क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट्स है। और ये जो होगा आपका, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये एक आपका रिएक्टेंट्स होगा और एक आपका क्या होगा, इधर RHS में जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो केमिकल रिएक्शन था, जो जिसको हम क्या कहते हैं, एक वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जैसे आपने देखा कि आपके चैप्टर नंबर 1 में एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है कि अगर मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हमारे जो होते हैं, अगर हमने उसको कहा कि मैग्नीशियम जो है वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करता है तो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये बात तो आपका केमिकल रिएक्शन हुआ। लेकिन अगर उसी को हम सिंबल के फॉर्म में अगर लिख दें, राइट कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन मतलब कि ये एरो जो है वो आपका इक्वल टू के फॉर्म में, मतलब इक्वल टू बता रहा है कि ये दोनों अगर रिएक्ट करते हैं तो इक्वल टू में क्या बनता है, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट और प्लस में H2 गैस का वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से हमारा आज जो ये आपने देखा, ये क्या था, केमिकल रिएक्शन। फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन, कैसे हम बैलेंस करते हैं। मतलब अब हम सीखेंगे कि कौन सा रिएक्शन बैलेंस है और कौन सा रिएक्शन अनबैलेंस है, कैसे चेक करेंगे, ये आप लोगों को हम बताने वाले हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस क्या है, अनबैलेंस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं और अनबैलेंस किसे कहते हैं, कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने का आपको जो तरीका है वो क्या है, पहले चेक करने का तरीका देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो आपको एक बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है अनबैलेंस है कि बैलेंस है। हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले में जो होंगे जितने भी एलिमेंट्स इसमें आए हैं इसकी बात कर लेते हैं। दूसरा LHS में कितने नंबर हैं और RHS में कितने नंबर हैं, देख लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखना कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें कौन सा एलिमेंट आया है, Fe, तो एक एलिमेंट आपका कौन सा है, Fe है। दूसरा एलिमेंट क्या है, सल्फर है। तीसरा नंबर क्या है, ऑक्सीजन है। हमने देखा कि Fe जो LHS में है वह कितना है, 1 है। और इसके बाद जो सल्फर है वह कितना है, सल्फर आपका कितना है, 1 है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब हमने क्या देखा, RHS में जो Fe होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पे जो सल्फर होगा वो कितना होगा, 2 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 2 और 3 मिल के कितने हो गए, 8 हो गए। मतलब कुल मिला के यहाँ पे देखें कि अगर LHS में अगर Fe 1 है तो RHS में भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर सल्फर 1 है तो ये भी कितना होना चाहिए, RHS में भी 1 होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपने टेबल देखा यहाँ पे इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो ये क्या होता, बैलेंस होता। लेकिन अगर अनइक्वल है तो हम इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कौन सा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे अनबैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो आपको ये पता चल गया कि कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और कैसे अनबैलेंस करते हैं। मतलब अनबैलेंस जो होता है कैसे हम पता लगाते हैं और बैलेंस कैसे, मतलब कौन सा इक्वेशन है उसको हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, आपने देखा कि टेबल जैसे हमने बनाया है वैसे आप लोगों को भी क्या करना है, टेबल बनाना है। तो देख सकते हैं कि अगर तुमसे पूछा जाए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताओ तो आप बता सकते हैं कि मान लिया हमारे पास एक है CaO प्लस में यहाँ पर H2O, तो यहाँ पर जो बना रहा है वो बना रहा है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। तो ये जो होगा
ये अगर देखा जाए तो एक क्या है, बैलेंस है। कैसे है बैलेंस? Ca कितना है 1, इधर भी कितना है Ca, इधर भी Ca कितना है 1 है। मतलब कि यहाँ पर जो Ca कैल्शियम जो है, कैल्शियम का जो परमाणु है, मतलब कि कैल्शियम एटम है, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम LHS में और RHS में 1 1 है। हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 1 और यहाँ 1 मिलकर कितना हो गया 2। यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ भी क्या होगा ऑक्सीजन 2। तो अगर इधर सारे के सारे जितना जो एलिमेंट जितना मतलब किसी भी एलिमेंट का जो नंबर ऑफ द एटम है अगर LHS में जितना है उतना ही RHS में है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन जो होगा वह कैसा होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। क्या होगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने देखा कि कैसे हम पता लगाएंगे कि बैलेंस है और कैसे अनबैलेंस है। अब हम जानते हैं कि अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस है, अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस है तो उसको हम बैलेंस करते हैं। हम ये सीखेंगे अब कि कैसे हम किसी इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ये सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो कोई भी अगर इक्वेशन बैलेंस है तो ठीक है, लेकिन अगर अनबैलेंस है तो उसको हम बैलेंस कैसे बनाएंगे, तो हम इसके बाद वही सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं यही इक्वेशन लेके अनबैलेंस को बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो कैसे बनता है कि यहाँ पर ये जो हमने अभी बताया था कि सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, और टेबल में हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा कितने की कमी है। जिधर कमी होगा उधर उसी को इक्वल करने के लिए हम इंटीजर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर हमने क्या देखा कि यह एलिमेंट है, LHS से RHS है, यहाँ पर क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स हो गए, और यहाँ पर आपका हो गया एलिमेंट्स, और यहाँ पे LHS हो गया, और यहाँ पे आपका RHS हो गया। तो हम देख सकते हैं अभी हमने देखा था कि Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सल्फर यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पे कितना 2 है, O यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 8 है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वह Fe है, सल्फर है, और कितना है आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन है। तो इसको हम इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम मेन जो हमारा एलिमेंट है Fe उसको हम इक्वल करते हैं। इक्वल करेंगे तो कैसे, हम अगर LHS में किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe इधर भी 2 हो जाएगा, Fe इधर भी कितना 2 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2 इन FeSO4। FeSO4 में हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब इधर Fe2O3 और प्लस SO2 और प्लस SO3 ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Fe तो हो गया, लेकिन सल्फर भी क्या होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ये ऐसा होता है कि जब भी कभी आप देखोगे कि यहाँ पर Fe सिर्फ नहीं बढ़ा, यहाँ पर कौन कौन से बढ़े, यहाँ पर मान लिया कि हमारे पास ये FeSO4 है, तो यहाँ पर ये हो जाता है कि Fe भी क्या कितना हो जाता है, Fe यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एटम हो जाते हैं। सल्फर भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, सल्फर यहाँ 1 है, तो इसका मतलब 2 1 जा 2, मतलब 2 एटम यहाँ पे भी हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है 4 2 जा 8, तो ऑक्सीजन जो होगा वह भी हमारे कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे Fe यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे सल्फर 2 और ऑक्सीजन है, क्या इसके इक्वल आ गया, यहाँ पे 2 2 8 के इक्वल आ गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके आगे यही था आपका स्टेप नंबर 1। इसके आगे अब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि फिर से आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि यहाँ पर Fe कितना 2 और सल्फर 2 और ऑक्सीजन कितना हुआ 8 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है वह क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो जो इक्वेशन आपने देखा कि ये इक्वेशन में अब यहाँ पे LHS और RHS में जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन कैसा हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया।
तो यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा है कि यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं बैलेंस है, और ये क्या था, अनबैलेंस था। तो इस तरह से हम बैलेंस करेंगे। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल, अभी हम बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है Mg प्लस में O2, और ये क्या बना लेता है यहाँ पे MgO, क्या बनाता है, MgO बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mg कितने हैं बेटा, 1 है, O कितना है, 2 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Mg यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन भी कितना है बेटा, यहाँ पर 1 है। तो ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है, इधर कम है। तो अब हम क्या करते हैं, जिधर कम होता है उधर ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर 2 है और इधर 1 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें। तो हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे Mg और प्लस में O2, और ये हमारा जो हो जाएगा MgO, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 2MgO हो गया। अब अभी हमने बताया है कि जब हम 2 आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ Mg भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा कौन सा था, स्टेप नंबर कौन सा था, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर कौन सा है, फर्स्ट है। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा कि Mg प्लस O2, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, O तो इक्वल हो गया, लेकिन इधर Mg कितना हो गया, 2 हो गया, इधर Mg अभी भी कितना है, 1 है। तो हम चलेंगे किस पे, स्टेप नंबर किस पे, 2 पे। जब स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि इसमें अब इधर 2Mg हो गया, तो इधर भी 2 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Mg प्लस O2, और ये हो जाएगा आपका 2MgO। क्या हो जाएगा, 2MgO। तो यही हमारा क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड आप समझ गए होंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, और हमारे बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस भी NCERT के बुक में भी दिए गए हैं, उसको आप एक बार सॉल्व करो। जो भी आपको डाउट्स होता है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगा, और आप पर्सनल भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को